मैं शशिकांत यादव आप लोगों का सैनिक ITI यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए, आपका चैप्टर नंबर 6 में कुछ साइंस की बातें दी गई हैं, उसको हम बताते हैं। आपका चैप्टर का नाम है सामग्री विज्ञान। सामग्री विज्ञान, तो देखिए सामग्री विज्ञान का मतलब यह है मटेरियल साइंस। मटेरियल साइंस, ठीक है। तो मटेरियल साइंस के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि सामग्री का मतलब क्या है, पदार्थ के बारे में। पदार्थ क्या होता है, मैटर। मैटर किसे कहते हैं, तो मैटर में कुछ बातें आपको जानने की आवश्यकता होती है या जानने की कोशिश करिए कि मैटर किसे कहते हैं, क्या मतलब होता है मैटर का। तो पदार्थ का मतलब यह होता है वे वस्तु जो स्थान घेरता है, जो वस्तु क्या करता है बेटा, स्थान घेरता है। तथा दूसरी बात इसमें क्या है बेटा, दूसरी बात यह है कि वे वस्तु जिसके अंतर्गत भार उपस्थित हो। तीसरी बात इसमें यह होनी चाहिए कि वे वस्तु जिसमें जड़त्व हो, ठीक है। तो ये तीन टॉपिक आपके पास होनी चाहिए कि नहीं, तीन टॉपिक आपको पता होने चाहिए कि नहीं क्या होता है। पहली बात ये कि वे वस्तु जो स्थान घेरता हो, वे वस्तु जिसके अंतर्गत क्या हो, भार हो, वे वस्तु जिसके अंतर्गत क्या हो, जड़त्व हो। अगर तीन वस्तु अगर ये तीन चीजें जिसके अंतर्गत अगर पाई जाती हैं उसे हम कहते हैं क्या बेटा, पदार्थ, ठीक है। तो ये होता है पदार्थ। अब पदार्थ के बारे में आपको हमने बताया कि पदार्थ किसके अंतर्गत जाता है, सामग्री के अंतर्गत। पदार्थ को ही हम क्या कहेंगे, सामग्री। लेकिन पदार्थ की अवस्था तो आप जानते हो, जो कक्षा 8 में पढ़ाया गया होगा या शुरू क्लासेस में, पहले ही क्लासेस में आपको बताया जाता है कि भाई पदार्थ की जो मूलतः अवस्था होती है वो कितनी होती है। पहला होता है बेटा ठोस, दूसरा होता है द्रव, तीसरा होता है आपके लिए गैस, ठीक है। मतलब सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये तीन अवस्थाएं पाई जाती हैं। तो लेकिन हमको किसके बारे में पढ़ना है, किस सामग्री के बारे में पढ़ना है, हमको सिर्फ आपको पढ़ाना है सिर्फ ठोस के बारे में, क्योंकि आपको ठोस से ही आपको संबंधित बातें जाननी है। तो आइए चलिए देखिए इसमें ठोस के बारे में थोड़ा सा जान ले क्या होता है कि ठोस किसे कहते हैं भाई। ठोस के अंतर्गत देख ले, तो उसके बाद सामग्री के बारे में हम आपको बताएंगे। कोई अगर डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि नहीं डाउट है हमें इसमें। तो ठोस के बारे में थोड़ा सा जान ले भाई। ठोस होता क्या है, वे पदार्थ जिसके अंतर्गत आकार एवं आयतन निश्चित होता है, उसे हम ठोस कहते हैं। तो ठोस की ये थोड़ी सी परिभाषा है कि अगर आपसे अगर कभी भी कोई कहता है कि ठोस किसे कहा जाता है, तो ठोस के लिए बस इतना दिमाग में रखिए कि आपको क्या पता होना चाहिए, आकार और आयतन। ये जो टॉपिक है आपके लिए, आकार की बात मैं कर रहा हूं और किसकी बात कर रहा हूं बेटा, आयतन की बात कर रहा हूं। ये दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए, निश्चित होने चाहिए। अगर ये निश्चित हैं तो उसी को हम कहते हैं क्या बेटा, आपके लिए ठोस कहते हैं। तो ये ठोस पदार्थ का प्रथम अवस्था है
और ये पदार्थ की जो प्रथम अवस्था है तो इनके बारे में हमको क्या पढ़ाना है बेटा, सामग्री विज्ञान के अंतर्गत इसी ठोस के बारे में पढ़ाना है। तो इस सामग्री विज्ञान में ठोस के बारे में हमको क्या बताना है, उसको भी थोड़ा सी जानकारी ले लो कि किसके बारे में हमको जानकारी देना है आपको। तो इस ठोस में आपको भाई हमको पढ़ाना है धातु, क्या पढ़ाना है, धातु। अब क्वेश्चन ये होता है, मेटल की बात आती है, किसकी बात आती है, मेटल की। मेटल किसे कहा जाता है, तो मेटल के लिए सीधी सीधी बात ये कहा जाता है वे पदार्थ जिसमें चमक तथा आघात वर्धक गुण के साथ विद्युत तथा उष्मा का चालक होता है, उसे हम धातु कहते हैं। तो धातु के लिए बस इतना बात दिमाग में रखिए, क्या भाई, देखिए इसमें पहला दिया है क्या, चमक, दूसरा क्या दिया, आघात वर्धक, तीसरी बात क्या दिया है बेटा, विद्युत ये तथा किसका बेटा, उष्मा का चालक। अगर क्या होता है बेटा, अगर ये इतने गुण अगर उपस्थित होते हैं तो इसे हम बोलते हैं क्या बेटा, धातु कहते हैं। ये आपके लिए है कि धातु की परिभाषा आप ये दे सकते हो। वैसे तो कक्षा 10 में आपको पढ़ाया गया होगा, तो ये बताया गया होगा धातु हम उसे कहते हैं जो क्या करते हैं, धनात्मक बनाने की क्या करते हैं, प्रवृत्ति रखते हैं, उसे हम धातु कहते हैं। लेकिन उससे तात्पर्य नहीं है, तात्पर्य आपका इससे है, ठीक है, क्योंकि आप इसके अंतर्गत आपसे क्वेश्चन क्या किया जाएगा, पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये धातु के लिए बात कही जाती है। अब जैसे में कोई बोलता है कि भाई, जैसे में क्या किया भाई, जैसे में दिया लोहा, दूसरा क्या है भाई, सोना, तीसरा में जैसे अगर देख लिया जाए चांदी, और आपके अगर इलेक्ट्रिक में सबसे आवश्यक जो चीज होती है तो एल्युमिनियम होता है, और उसके बाद क्या होता है, कापर भी होता है। कापर सामान्यतः देखा जाता है, ठीक है। फिलहाल में देखिए बहुत सारे हैं, इसमें कोई बात नहीं है। देखिए अगर विशेषता के बारे में अगर देखा जाए तो ये पहले चेक किया जाए कि लोहा के अंतर्गत है कि नहीं। लोहा के लिए अगर कोई अगर बोलता है बेटा लोहा में क्या होना चाहिए, पहली बात चमक। लोहा में चमक की बात अगर मैं करता हूं, चमक इसमें होती है भाई, लेकिन आप बाजार से अगर जाते हो तो बोलोगे सर कि हम तो लाते हैं तो उसमें कोई विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है, तो आपकी भी बात जायज होती है, लेकिन उसकी चमक कैसे धूमिल होती है उसके बारे में थोड़ा सा जान लो कि उसकी जो चमक धूमिल होती है। अगर जो लोहा आपके लिए निकाला जाता है तो लोहा निकाला जाता है उसमें चमक होती है, लेकिन उसका धूमिलपन इनके कारण होता है, नम वायु के कारण। दूसरा किसके कारण होता है बेटा, जल के संपर्क में, जल के संपर्क में आने पर उनमें क्या होता है बेटा, उनकी चमक क्या होती है, धूमिल हो जाती है, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पर आपको थोड़े से जानने की आवश्यकता है कि नहीं, आप ये चीज जान लीजिए कि नहीं, जल के संपर्क में आने पर ये घटना इसके अंतर्गत होता है, ठीक है। लेकिन वैसे तो विशेष प्रकार का चमक अगर होता ही है इसमें। और दूसरा इसमें जो प्रॉपर्टी है आघात वर्धता, तो इसको भी देख लो। आघात वर्धता क्या होता है, या आघात वर्धता से आप क्या समझते हो, जिस पर घात सहने की क्षमता हो, या जिस पर क्या हो, घात सहने की क्या होती है, क्षमता होती है, उसी को हम बोलते हैं आघात वर्धता, ठीक है। तो अगर आपसे अगर कोई बोलता है कि लोहे के ऊपर अगर आप क्या करते हो, प्रहार करते हो, प्रहार का मतलब क्या करते हो, उसके ऊपर क्या करते हो, किसी हथौड़े से क्या करते हो, मारते हो, ठीक है। तो जब किसी हथौड़े से अगर आप मारते हो तो जो लोहा होता है वह टूटता नहीं है, बल्कि चपटा हो जाता है।
चपटा हो जाता है। मतलब हमारे कहने का मतलब है कि वो आघात भी सहने की क्षमता रखता है, लेकिन अब ये नहीं है कि मतलब कि तुरंत आपने हथौड़े से प्रहार किया तुरंत चपटा हो गया। मतलब आपका हथौड़ा या आप जिस वस्तु से आप प्रहार कर रहे हो उस लोहे की क्षमता से अगर अधिक होगा तभी वो चपटा होने की स्थिति में होगा, अन्यथा ऐसे नहीं है कि तुरंत आपने मारा तुरंत चपटा हो गया। ठीक है, तो ये बातें थोड़ी सी जान लेनी चाहिए आपको। और फिलहाल में आगे देखिए, इसमें आगे दिया है, इसमें दिया क्या भाई, एक और इसमें प्रॉपर्टी दिया है, वो क्या है, उष्मा या विद्युत का चालक। तो थोड़ी सी इसको भी देख लो कि क्या होता है बेटा। विद्युत की बात अगर करता है, विद्युत चालक या हम इसे बोलते हैं सुचालक। ठीक है, विद्युत चालक क्या होता है या सुचालक क्या होता है, इसको भी थोड़ा सा जान लो कि भैया विद्युत सुचालक या चालक की अगर बात अगर आपसे अगर कोई करता है तो चालक के लिए बस ये दिमाग में रखिए कि ये विद्युत का जो सुचालक है तो कैसे है, तो थोड़ा सा जान लो इसमें सुचालक की बात के लिए। तो सुचालक का मतलब ये होता है कि जब लौह युक्त परिपथ, परिपथ मीन्स रास्ता के बारे में बता रहा हूं। किसके रास्ता के बारे में बता रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक रास्ता के बारे में बता रहा हूं। जब लौह युक्त परिपथ में आवेश को प्रवाहित किया जाता है तो वह एक सिरे से दूसरे सिरे में, दूसरे सिरे तक में नहीं, तक आसानी से चला जाता है। उसे हम सुचालक कहते हैं या विद्युत परिपथ कहते हैं। ठीक है, ये इसकी होगी परिभाषा। तो ये सुचालक के लिए था। इसमें उष्मा के बारे में, उष्मा के चालक के बारे में, तो उष्मा चालक के बारे में थोड़ा सा देख लिया जाए। विद्युत तो हो ही गया, उष्मा के बारे में देखिए। अगर आपसे कोई पूछता है उष्मा चालक, तो उष्मा चालक में क्या आपको देखना है भाई, अगर हमने एक लोहे की छड़ लिया और एक सिरा को हमने क्या किया बेटा, किसी बर्नर पर या किसी भट्टी में डालकर इसको हमने क्या कर दिया बेटा, गर्म कर रहे हैं। तो अगर ये जैसे ही एक सिरा इसका गर्म होगा तो उष्मा आगे की तरफ क्या करेगी, धीरे धीरे बढ़कर दूसरे सिरे को भी क्या करेगी, गर्म कर देगी। तो ये जो कारण आपके लिए बताया जाता है इसी को हम कहते हैं उष्मा चालक। ठीक है, तो ये उष्मा चालक की बात हो गई। आगे देखिए, इसमें थोड़ा सा एक बार चमक की बात अगर हमने कहा तो चमक अगर स्पष्ट नहीं हुआ है तो देख लीजिए, इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है सोना और चांदी के बारे में। सोना और चांदी के बारे में दिया गया है। तो वैसे तो फिलहाल में आपको पता है बेटा कि सोना जो आभूषण है, आभूषण में, और चांदी का भी मान आभूषण में होता है, आभूषण बनाने में किया जाता है। वैसे अगर कहा जाए चांदी सबसे अच्छा सुचालक भी होता है। ठीक है, तो सोना के बाद अगर कही जाए तो सोना में अगर देखा जाए तो इसमें विशेष प्रकार की चमक होती है, इसकी शाइनिंग कभी मरती नहीं है। ठीक है, तो धातु मल के कारण इसकी चमक को क्या करते हैं, दूषित करते हैं। परंतु जैसे ही इसको हम क्या करते हैं, नाइट्रिक एसिड में फिर से डालकर अगर धो देते हैं, फिर से वही इसके पास शाइनिंग होती है। यही चांदी और सोने के अंतर्गत यही खासियत होता है। ठीक है, तो ये था आपके लिए धातु की परिभाषा और धातु के अंतर्गत कुछ विशेष प्रकार के गुण के बारे में था। आगे चलिए देखिए, अब इसके बारे में आगे क्या दिया गया है उसको भी थोड़ा सा देख लें। आगे क्या है, आगे में इसमें दिया है कि इनके भौतिक गुणों के बारे में दिया है। तो भौतिक गुण में क्या दिया है भाई, उसको देखिए। इसमें धातु का भौतिक गुण, अब कोई बोलेगा धातु का भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर कभी भी कोई बात करता है तो इनके पास भौतिक गुण क्या होते हैं उसको थोड़ा सा देखिए, या कितने रूप में बांटा गया है उसको भी थोड़ा सा देख लो। धातु के लिए भौतिक गुण की अगर बात कही जाए कि धातु में विशेष प्रकार का गुण क्या होता है, तो पहला इसमें आपके सिलेबस में दिया है रंग, दूसरा आपके लिए दिया है बेटा संरचना,
संरचना के बाद आपके लिए दिया क्या है इसमें, संरचना के बाद दिया है भार। भार के बाद क्या दिया है इसके अंतर्गत, भार के बाद इसमें दिया है चुंबकीय गुण। चुंबकीय गुण के बाद आपके लिए क्या दिया है, चुंबकीय गुण के बाद आपके लिए सुचालक के बारे में दिया है। ठीक है, तो ये आपके पास 5 अहम गुण हैं, इनको थोड़े से जान लो कि ये होते क्या है या इसे हम क्या कहते हैं। तो भाई देखिए, इसमें अगर रंग की बात अगर कही जाए तो रंग क्या होता है या रंग के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। तो रंग जो होता है, रंग की बात अगर कही जाए तो सभी धातुओं का रंग भिन्न भिन्न पाया जाता है, विभिन्न पाया जाता है। अब बोला जाएगा कि विभिन्न पाया जाता है का मतलब क्या है कि धातुओं का जो रंग है वो भिन्न होता है। जैसे अभी आपको हमने बताया सोने की बात कहा और दूसरी ओर किसकी बात कहा, चांदी की, और तीसरा अगर देख लिया जाए तांबा। ठीक है, तो इनमें जो सोने का रंग है वो किस कलर का होता है बेटा, सुनहले कलर का होता है, जिसे हम बोल सकते हैं पीला। क्या बोल सकते हैं, पीला। अगर चांदी की अगर बात किया जाए, लिख दे रहे हैं पीला, और चांदी की अगर बात किया जाए सफेद। अगर तांबा की अगर बात किया जाए, जो ओरिजिनल जो आपके लिए विशिष्ट तांबा होता है उसका रंग जो होता है गहरा लाल रंग का होता है। ठीक है, तो इनमें अगर देखा जाए तो ये पीले कलर का होता है, ये सफेद होता है, और ये कैसा होता है, लाल होता है। तो इनके जो रंग होते हैं वो भी क्या पाए जाते हैं, भिन्न भिन्न पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये इनके जो रंग की बात है वो भी भिन्न पाए जाते हैं। अगला दिया है इसमें इनके संरचना के बारे में। संरचना क्या क्या होती है उसको भी थोड़ा सा देख लिया जाए। संरचना, संरचना का मतलब होता है बनावट। बनावट का मतलब इनके आकार की बात कर रहा है, इनका आकार कैसा होता है। तो भैया इनका आकार ये है कि अगर आपसे अगर कोई बोलता है कि इनकी संरचना क्या होती है, तो इनकी संरचना भी क्या पाई जाती है, भिन्न भिन्न पाई जाती है। ठीक है, तो भिन्न भिन्न का मतलब यह है कि इनके आकार और बनावट में भी भिन्नता पाई जाती है। जैसे आपको हमने बताया था रंग में, उसी प्रकार से इनके संरचना में भी ये भिन्नता पाई जाती है। आगे देखिए थोड़ा से भार। तो इनका जो भार है ये भी क्या पाया जाता है, भिन्न पाया जाता है। अब कोई क्वेश्चन ये करता है भिन्न का मतलब आप क्या समझाना चाहते हैं, इसमें भिन्न पाया जाता है, इसमें भिन्न आपने बताया। भिन्न का मतलब ये हम समझाना चाहता हूं कि मान लीजिए अगर 1 सेंटीमीटर अगर हमने क्या लिया, एक धातु की छड़, मान लीजिए लोहे की छड़, अगर लोहे की छड़ 1 सेंटीमीटर में हमने ले लिया, उसी के बगल में 1 सेंटीमीटर एल्युमिनियम की छड़ लिया। किसकी छड़, एल्युमिनियम की छड़ लिया। अब दोनों के लिए अगर मैं वजन करूं तो जो लोहे की छड़ है एल्युमिनियम की छड़ से क्या होगा, भारी होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है इन दोनों का लंबाई तो सेम है, जब लंबाई सेम है तो इनके भार में क्या है, अंतर है। ठीक है, तो ये इनके अंतर्गत अंतर पाया जाता है। आगे थोड़ा सा देखो, अगला क्या है भाई, उसको भी थोड़ा सा देख लीजिए ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। तो आगे दिया है चुंबकीय गुण। किसके बारे में दिया है, गुण के बारे में दिया है कि चुंबकीय गुण क्या होता है। तो भाई चुंबकीय अगर गुण के बारे में अगर आपसे अगर कोई बोले तो आपके दिमाग में एक ही बात आता है कि किसी चुंबक के द्वारा अगर धातु को अपनी तरफ क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, तो ये बताया जाता है कि चुंबक क्या कर रहा है, धातु को अपनी तरफ क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। लेकिन ये गुण इसके तरह, गुण किसके अंतर्गत पाया जाता है, उस धातु के अंतर्गत। तो जैसे अगर मैं कह रहा हूं कि लोहा की पत्ती है, मतलब टुकड़े की बात कर रहा हूं। अगर लोहा का अगर छोटा क्या है, टुकड़ा है,
और उस छोटे टुकड़े को क्या किया जाए, एक चुंबक के द्वारा क्या किया जाए, आकर्षित किया जाए, तो ये चुंबक की तरफ क्या होगा बेटा, आकर्षित हो जाता है। जो ये गुण होता है इसी को हम बोलते हैं क्या, चुंबकीय गुण कहते हैं। ठीक है, अब इसमें विशेष करके ये नहीं बताया जाएगा कि आपको क्या होता है, आवेश होता है या नहीं होता है। तो आवेश भी होते हैं, चुंबक के पास दो आवेश होते हैं, एक प्लस होता है, क्या होता है, माइनस होता है। लेकिन इस लोहे के अंतर्गत अगर विशेष करके अगर इस लोहे की जो छोटे टुकड़ा है इस चुंबक के साथ अगर हम क्या करते हैं, अगर रख देते हैं, तो इस छोटे लोहे के टुकड़े के अंतर्गत चुंबकीय गुण भी क्या होता है, उपस्थित हो जाता है। इसलिए हम इसे बोलते हैं कि इसके अंतर्गत क्या होता है बेटा, चुंबकीय गुण भी पाया जाता है। आगे देखिए, इसमें अगला एक लास्ट पॉइंट है। लास्ट पॉइंट ये है, क्या दिया है, सुचालक। क्या दिया है, सुचालक। तो सुचालक तो अभी हमने आपको समझाया, यानी सुचालक क्या होता है, मतलब ये विद्युत और उष्मा दोनों के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। ये इसका मतलब होता है। ठीक है, तो ये इनके क्या थे, भौतिक गुणधर्म थे। अब इसमें कोई दिक्कत होगी आपको तो आप कमेंट करना। ठीक है, आगे चलिए, आगे क्या भाई उसको भी थोड़ा सा देख लें। ये भौतिक गुणधर्म था। अगला क्या दिया है इसमें, चलिए देखते हैं। यांत्रिक गुणधर्म के अंतर्गत, मैकेनिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत पहले बेटा इसमें तन्यता, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या है, तो डक्टिलिटी के अगर अंतर्गत अगर देखा जाए तो अगर मैं क्या करता हूँ, किसी भी धातु के ऊपर मैं चोट पहुंचाता हूँ, जैसे ही चोट या हथौड़े से प्रहार करता हूँ तो ये इनके अंतर्गत तनन हो। या मैं क्या करता हूँ, किसी भी पावरफुल मशीन या किसी भी वस्तु के द्वारा मैं इसको क्या करता हूँ, खींचता हूँ, तो तन्यता होने के कारण अगर इसमें एक लंबा सिरा अगर उपस्थित होने लगता है तो उसे हम बोलते हैं तन्यता, मतलब तनाव होना। ठीक है, आगे दिया है इसमें वर्धनीयता, मेलॉरेबिलिटी। तो ये आपके लिए क्या है भाई, वर्धनीयता। इसके भी ऊपर हम प्रहार करेंगे। प्रहार करने के बाद ये होगा क्या, जैसे हमने प्रहार किया तो ये इसकी आकृति में तो थोड़ा सा परिवर्तन होगा, लेकिन ये टूटने वाला नहीं है, सिर्फ आकृति इसकी क्या होगी, थोड़ा सा फैल जाएगी। तो इसे हम बोलते हैं वर्धनीयता, मतलब आघात, चोट सहने की क्षमता इसके अंतर्गत होता है। कठोरता, कठोरता से क्या तात्पर्य है, कठोरता से इसमें सीधे सीधे तात्पर्य ये कहता है कि कठोर का मतलब ये होता है कि अगर हम क्या करते हैं इसको फर्श पर अगर हम इसको क्या करते हैं, रगड़ते हैं। मान लीजिए ये आपके पास क्या है, फर्श है। अगर फर्श पर हम क्या कर रहे हैं, लोहे की छड़ या लोहे के टुकड़े को क्या करते हैं, रगड़ते हैं। तो रगड़ने के बाद यदि इस लोहे के टुकड़े पर हल्का से, बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ हल्का अगर खरोच अगर उत्पन्न होता है तो ये माना जाता है कि जो लोहे का टुकड़ा है ये कठोरपन के अंतर्गत पाया जाता है। आगे देखिए, इसमें एक गुण दिया है भंगुरता, ब्राइटनेस। अगर ब्राइटनेस की बात अगर करता है, ब्राइटनेस की, तो ब्राइटनेस होता क्या है भाई, तो भंगुरता का मतलब सीधा सीधा तात्पर्य यह है कि अगर जैसे हमने चोट पहुंचाया, क्या पहुंचाया बेटा, चोट। चोट का मतलब प्रहार करना। जैसे हमने प्रहार किया तो वो प्रहार करने के बाद वो उसकी आकृति विकृत में अगर परिवर्तित हो गई, मतलब आकृति का मतलब जो उसका शेप था विकृत के रूप में, अर्थात वो टूट गया, तो ऐसी घटना को हम क्या बोलते हैं बेटा, भंगुरता कहते हैं। क्या कहते हैं, भंगुरता कहते हैं। आगे दिया है इसमें कड़कपन। कड़कपन का मतलब क्या होता है, इसका भी तात्पर्य यही है, चोट को सहन करना। जैसे एकाएक आपने क्या किया, पत्थर मारा, तो पत्थर या कोई भी कण को कस के इसके ऊपर क्या किया, फेंका। फेंकने के बाद उस कण की ये सहनशीलता या उस कण के द्वारा लगाया गया बल, अगर ये क्या करता है, किसी कोई पदार्थ अगर सह लेता है तो उसे हम बोलते हैं कड़कपन बोलते हैं। आगे देखिए, शक्तिपन, एकाएक चोट को लगना, या एकाएक का मतलब यह है कि किसी वस्तु के द्वारा आघात पहुंचाना या चोट पहुंचाना, अगर वो तभी वो सहता है तो उसे हम बोलते हैं शक्तिपन। आगे एक लास्ट वाला निचला हिस्सा आपका बचा है लोच। लोच होता क्या है,
लोच मीन्स इलास्टिसिटी के बारे में बताना है। लोच का मतलब होता है लपकदार, लपकदार होना, या सीधे सीधे विज्ञान की भाषा में इसे बोलते हैं प्रत्यास्था। ठीक है, तो मतलब कि अगर किसी भी पिंड के ऊपर अगर हम क्या कर रहे हैं बेटा, अपनी अस्थायी अवस्था में है, अगर इसके ऊपर जैसे ही हम बल लगाते हैं तो इसकी विकृति अर्थात इसकी आकृति क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है। मान लीजिए ये बल लगाया गया, ये स्ट्रेट लाइन में था और ये अब बल लगाया है तो ये विकृत अवस्था में हो गया और अपनी आकृति को परिवर्तित कर दिया। फिर जैसे ही बल हटाएंगे पुनः अपनी अवस्था में अगर आ जाता है तो इसे हम बोलते हैं लोच। क्या बोलते हैं? लोच, इलास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका तात्पर्य है। तो ये कहने का मतलब ये है कि आपसे अगर कभी भी कोई अगर पूछता है कि यांत्रिक गुणधर्म के अंतर्गत क्या होते हैं, ये जो आपके पास 7 चीजें हैं इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए। तन्यता का मतलब क्या होता है, वर्धनीयता का मतलब कठोरता, भंगुरता, कड़कपन, शक्ति एंड क्या लोच के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। चलिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो है उनके बारे में थोड़ा सा हम डेफिनेशन सहित आपको बताना चाहता हूँ। अब देखिए इसके अंतर्गत क्या होता है। चलिए देखिए तन्यता के बारे में। वे धातु जिस पर चोट या प्रहार करने पर इस धातु में तनाव रखने की क्षमता उपस्थित होती है, उसे हम तन्यता कहते हैं। मतलब हमारे कहने का मतलब यह है कि अगर आप चोट या प्रहार कर रहे हो तो मतलब चोट प्रहार करने का मतलब सहन करना तो बात अलग है, लेकिन हमारे चोट और प्रहार का मतलब यह है कि आप किसी पिंड में, जैसे मैं क्या कह रहा हूं, ये आपने एक डाई बनाई, ठीक है, और इस डाई में आपने क्या लगाया, ये एक लोहे की राड आपने प्रस्तुत कर दिया। ठीक है, और जैसे ही लोहे की राड को आपने प्रस्तुत कर दिया तो इस टाइप से इस बगल से आपने क्या किया, एक हथौड़े के द्वारा, किसके द्वारा, एक हथौड़े के द्वारा इसके ऊपर आपने क्या किया, प्रहार किया, प्रहार करना स्टार्ट किया। जैसे ही प्रहार आपने करना स्टार्ट किया ये आगे की तरफ बढ़ेगा तो इसके ऊपर वाला भाग जो होगा बेटा नीचे की तरफ, इस तरफ का होगा बेटा, इस तरफ आना शुरू करेगा। ठीक है, और ये आगे की तरफ बढ़ेगा तो इसका जो आकार है वो पतला होता चला जाएगा। तो ये जो आपके लिए घटना आपके लिए उपस्थित होती है, ये जो गुण उत्पन्न होता है, यही क्या कहलाता है, तन्यता कहलाता है। ठीक है, या इसको हम क्या करते हैं, किसी यंत्र द्वारा इसको हम क्या करेंगे, बहुत अधिक शक्ति लगाकर अगर हम क्या करते हैं, खींचते हैं। तो जैसे मैं क्या करता हूँ, रबड़ को आप क्या करते हो, खींचते हो तो उनमें तनन होने की क्षमता बहुत अधिक होती है। उसी प्रकार से एक किसी यंत्र के द्वारा हम इसको क्या करते हैं, खींचते हैं। तो ये क्या करता है, बहुत तेजी से तो नहीं होगा, लेकिन फिलहाल में ये आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है। तो इस घटना को हम बोलते हैं क्या बेटा, तन्यता कहते हैं। ठीक है, तो ये तन्यता की हुई परिभाषा और इनके बारे में हुआ। तो मतलब क्षमता होना चाहिए, किसका क्षमता होना चाहिए, तनाव का। ठीक है, अगर तनाव की अगर क्षमता होगी तो इसी को हम कहते हैं क्या, तन्यता कहते हैं। आगे देखिए इसके अंतर्गत, ये तन्यता के लिए था। दूसरा क्या है उसको भी थोड़ा सा देख लो। दूसरा क्या है, दूसरा इसमें दिया है वर्धनीयता। क्या दिया है, वर्धनीयता। वर्धनीयता क्या होता है, वर्धनीयता के अंतर्गत क्या होता है, मैं क्या कहता हूं कि कोई किसी भी क्षण या परिभाषा से ही देख ले, किसी पदार्थ या वस्तु के ऊपर चोट पहुंचाने से उसके आकार में परिवर्तन होता है।
होता है वह पदार्थ टूटता नहीं है। इस क्रिया को वर्धनीयता कहते हैं। इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? वर्धनीयता कहते हैं। तो वर्धनीयता में साफ ये है कि आघात को सहन करना, आघात मतलब चोट को सहन करना, चोट को जैसे आप क्या करते हो सहन करते हो तो वो वर्धनीयता के अंतर्गत पहुंचाया जाता है या उसको माना जाता है। आगे देखिए इसमें कुछ टॉपिक और दिया है। कठोरता, कठोरता क्या है या कठोरता कठोरपन क्या होता है उसको भी थोड़ा सा देख लो कि अगर आपसे कोई बोलता है कठोरता के बारे में, चलिए देखिए कठोरता में कठोरता का मतलब क्या होता है। तो आपको तो हमेशा ये बात पता होती है कि कठोरता का मतलब कि वे पदार्थ जिसको किसी वस्तु या किसी धातु के द्वारा घर्षण करने पर पदार्थ के ऊपर हल्का सा खरोंचपन आ जाता है इस घटना को हम क्या कहते हैं बेटा? कठोरता कहते हैं। मतलब किसको कठोरता कहेंगे बेटा? पदार्थ को। पदार्थ के ऊपर हमने क्या किया? किसी धातु के द्वारा, धातु कौन सा? घर्षण वाली धातु, मतलब जिसमें दाता हो। दाता का मतलब ये होता है कि मान लीजिए ये है, ठीक है, जैसे आपके चारा की मशीन है, उसके ऊपर अगर आप क्या करते हो, उसके जो जिसे हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, चारा डालने का यंत्र, मतलब जो जिसे हम बोलते हैं गड़सा, साधारण भाषा में बोलते हैं गड़सा, उस गड़से के ऊपर क्या करते हैं? रेती होती है, उस रेती के द्वारा हम क्या करते हैं? उसको घर्षित करते हैं, मतलब उसके ऊपर घिसते हैं। तो उस जो आपका जो नुकीला भाग होता है, जिसे हमने अभी बोला गड़सा, और उस गड़से के ऊपर क्या होता है बेटा? पतलापन आने लगता है। वो टूटता नहीं है, पतला होने लगता है, मतलब घर्षण के कारण। और जब घर्षण के कारण पतलापन हो जाता है तो आवश्यकता से अधिक वो नुकीलापन हो जाता है, नुकीलापन हो जाता है, लेकिन वो टूटने का कार्य नहीं करता है। तो ये जो आपके लिए जो ये आपकी पत्ती होती है, लोहे की पत्ती जो होती है, इस पत्ती को हम क्या कहेंगे बेटा? कठोरता कहेंगे। ठीक है, ये कठोरता का उदाहरण है। आगे देखिए इसमें कठोरता के बारे में ये तो था। अगला क्या है टॉपिक? अगला आइए देखिए मेन के बारे में देखिए। हाँ, इसमें दिया है भंगुरता। भंगुरता क्या है? वे पदार्थ जिसके ऊपर चोट पहुंचाने पर पदार्थ आकृति विकृति में उपस्थित हो जाती हैं, उसे भंगुरता कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? भंगुरता कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि भंगुरता का मतलब क्या होता है, भंगुरता किसे कहते हैं? तो भंगुरता का मतलब ये होता है कि आपने क्या किया, उस पृष्ठ के ऊपर या उस पदार्थ के ऊपर क्या किया? चोट पहुंचाया। तो चोट जैसे ही आप पहुंचाया तो उसके क्या बेटा? उसका जो आकृति, जो पहले आकृति था, वो किसमें बदल गया? विकृति में। अब विकृत का मतलब क्या हो गया? आकार का परिवर्तन हो गया, मतलब उसके आकार में विकृत हो गया। जैसे आपके पास ये शीशा है,
शीशे के ऊपर आपके द्वारा क्या किया गया, हथौड़े के द्वारा क्या किया गया, प्रहार किया गया। तो जैसे शीशे के ऊपर प्रहार करोगे तो ये शीशा क्या होता है बेटा, टूट जाता है, खंड खंड रूप में क्या होता है, टूट जाता है। अगर ये खंड खंड रूप में अगर टूट जाता है तो ये इसका हो गया बेटा विकृति, ये इसकी क्या थी, आकृति। यही घटना की क्या कहलाती है, भंगुरता कहलाती है। तो ये भंगुरता थी। आगे देखो, इसमें भंगुरता के बारे में हो गया। अगला है इसमें बेटा कड़कपन। कड़कपन क्या होता है, तो कड़कपन से अगर तात्पर्य ये है, जब हम किसी वस्तु के ऊपर, थोड़ा सा देख लो इसमें, कड़कपन, इसके बारे में तो आप जानते हो कड़कपन का मतलब क्या होता है। कड़कपन का मतलब ये मैं बताना चाहता हूं कि जब किसी वस्तु के ऊपर आघात पहुंचाया जाए और आघात पहुंचाने के बाद उसकी शक्तियों को ये आसानी से सहन कर सकता है, तो इस वस्तु को हम बोलते हैं क्या, कड़कपन। ठीक है, सिर्फ आघात, एक हल्का से आघात, ये नहीं बहुत ज्यादा, एक हल्का आघात के रूप में अगर पहुंचाया जाए, इसे हम बोलते हैं कड़कपन। एक लास्ट है शक्ति। शक्ति का मतलब ये होता है मजबूती से। शक्ति का मतलब क्या होता है, मजबूती से। तन्यता हो या खिंचाव हो, खिंचाव होने के बाद ये अपने रूप से, जैसे अगर हम क्या कर रहे हैं बेटा, तनन। तनन, और तनन का मतलब ये है कि हम तनाव दे रहे हैं। अगर मैं तनाव दे रहा हूं तो ये वस्तु को मैं खींच रहा हूं, इस बगल से भी, इस साइड से भी खींच रहा हूं, इस साइड से, और दोनों वस्तु से खींच रहा हूं, तो इसमें तनाव होगा, लेकिन ये बीच से कभी टूटने वाला नहीं होता है। इस घटना को हम बोलते हैं क्या बेटा, आपके लिए शक्ति बोलते हैं। जैसे रबड़ है, रबड़ को आपने खींचा तो रबड़ क्या करता है, फैलता है। लेकिन रबड़ फैलता तो जरूर है, लेकिन एक ऐसी अवस्था आती है कि वो बाद में क्या करता है, टूट जाता है। लेकिन यहाँ पर वो बात नहीं होनी चाहिए। तनाव तो होगा, लेकिन ये टूटने वाला नहीं होता है। ठीक है, तो इस घटना को हम बोलते हैं शक्ति। ठीक है, लास्ट वाला देखिए, लोच। लोच में देख लो कि लोच क्या है। लोच किसे कहते हैं, लोच का मतलब यह होता है कि जब किसी पदार्थ के ऊपर, लिख दे रहे हैं, इसकी परिभाषा इंपॉर्टेंट है, किसी पदार्थ के ऊपर बाह्य बल द्वारा उसके आकृति में परिवर्तन किया जाता है परंतु जैसे ही बाह्य बल हटाया जाए, वैसे वह पुनः अपनी अवस्था में आ जाता है। उसे हम लोच कहते हैं। मेरे कहने का मतलब क्या है, हमने किसी वस्तु के ऊपर बल लगाया, लगा बल, लगने के बाद वो क्या हुआ बेटा, उसके आकृति में परिवर्तन भी हुआ। परिवर्तन जैसे हो गया तो मान लीजिए उसके आकृति में परिवर्तन हुआ, परंतु जैसे हमने बाह्य बल को हटाया तो हटाने के बाद वह पुनः अपनी अवस्था में आ जाता है। इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, लोच। ठीक है, जैसे अगर आपसे अगर बोला जाए कि जैसे में क्या, तो जैसे में आपके लिए क्या कहा जाता है बेटा, कि ये चीज आप दिमाग में रखिए। जैसे आपके कान है तो कान के लिए बस दिमाग में रखिए कि अगर आपने अपने कान के ऊपर बल लगाया, लगा दिया, अब जैसे लग गया, इसके आकार में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। जैसे ही आप क्या करोगे, छोड़ोगे, तो ये पुनः अपनी अवस्था में आ रहा है ना। तो जैसे ये अपने पुनः अवस्था में आ रहा है तो इसी घटना को हम क्या बोलते हैं बेटा, लोच कहते हैं। ठीक है, तो ये धातुओं के अंतर्गत ये गुण पाया जाता है। अब लोच सबसे अधिक किसमें पाया जाता है, इसको भी जान लो। लोच सबसे अधिक आपके लिए स्टील में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, स्टील में पाया जाता है। चलिए ठीक है, तो ये लोच था, लोच के बारे में था कि नहीं कि ये हो गया। आज के लिए बस इतना ही। अब कल की टॉपिक आपके लिए देखा जाएगा। ये पार्ट 1 था। अब इसके बाद पार्ट 2 में आपका जो शेष बचा हुआ भाग है उसका डिस्कशन कर दिया जाएगा। थैंक यू।